हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंगकस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हमारा जो पूरा चैप्टर है, जो टॉपिक है, जनरली किस पे बेस्ड है? वर्ड ऑफ हेजेमनी पे, कि हेजेमनी वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हेजेमनी का मतलब होता है अपना दबदबा बनाए रखना, अपना वर्चस्व प्रभुत्व कायम करना। तो यहाँ पे हेजेमनी वर्ड किसके लिए यूज किया गया? अमेरिका के लिए, कि अमेरिका ने किस तरह से विश्व की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कायम कर रखा है, अपना दबदबा बना रखा है, और विश्व कैसे इस तरह से अपने को इन्फ्लुएंस कर रखा है, प्रभावित कर रखा है। आपको पता होगा कि जैसे कि एक जो ऑर्डिनरी इंसान होता है, एक पर्सन होता है, वो पावर को गेन करना चाहता है, पावर को रिटेन करना चाहता है, और उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने आप को पावरफुल के रूप में देखे। यही महत्वाकांक्षा क्या होती है? हर एक देश की होती है कि हर एक देश अपने आप को विश्व की महाशक्ति में नंबर 1 पर देखना चाहता है। इसमें से कुछ देश थे, कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, और वो अपने आप को विश्व का विजेता बनना देखना चाहते थे। तो आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, जनरली 2 ग्रुप के बीच में हुआ था। एक ग्रुप में यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस था। दूसरे ग्रुप में जर्मनी, जापान और इटली थे। तो आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ग्रुप सेकेंड था, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली आते, वो बुरी तरह से क्या गए थे? हार गए थे, और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो यानी कि इनका जो सपना था विश्व में महाशक्ति बनने का, वो सपना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चकनाचूर हो गया था, टूट गया था, और ये विश्व के महाशक्ति बनने की होड़ से, दौर से अब बहुत पीछे रह चुके थे। तो इसमें जीत किसकी थी? ग्रुप फर्स्ट की, जिसमें 4 मेन कंट्री थे, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। अब इन 4 देशों का जीत कर निकले थे, लेकिन इस जीत के बावजूद भी जो 2 ऐसे देश थे, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन थे, कि इनको इतना ज्यादा लाभ नहीं हुआ। यानी कि जीत तो गए थे, लेकिन इकोनॉमिकल इनको इतना नुकसान हुआ था कि वो अपने इकोनॉमी को सर्वाइव करने में, रिवाइव करने में ही लग गए, और जो उनका सपना था वो भी कहीं ना कहीं उनका छूट गया था विश्व महाशक्ति बनने का। लेकिन अब विश्व की महाशक्ति बनकर कौन उभरा था? आपको पता होगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और वहीं से कोल्ड वॉर एरा भी स्टार्ट हो गया था। क्योंकि अब जो विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर कर आए थे वो यूएस एंड यूएसएसआर थे। अब इन दोनों के देश के बीच में शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो गया था। यानी कि अब दोनों देश में से अब अपने आप को नंबर 1 साबित करने की होड़ स्टार्ट हो गई थी। और ये जो तनाव था, ये जो होड़ था, ये जो कंपटीशन था, लगभग 1991 तक चला। इसीलिए 1945 से 1991 को कोल्ड वॉर एरा भी कहा जाता है। हालांकि इन दोनों देशों में कभी भी एक्चुअल में कभी वॉर नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा शीत युद्ध का माहौल बना रहा, एक दूसरे शब्दों की बयानबाजी बनी रही, एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोई भी मौका ये छोड़ते नहीं थे। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गए, खत्म हो गया, तो अब विश्व को समझ में आ गया कि अब एक ही महाशक्ति है, और उसका नाम क्या है? अमेरिका। और कहता है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो दबदबा का दौर है, वो वहीं से स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर हम अपने दिमाग पे जोर डालें और अमेरिकन हिस्ट्री को देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका ने अपनी मनमानी, अपना जो वर्चस्व है, अपना जो दबदबा है, वो बहुत साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दूसरी महाशक्ति सामने होने के कारण खुलकर वो इसका प्रयोग नहीं कर पाया। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे जब एटॉम बम गिराए थे, तो वहीं से वो अपनी मनमानी उसने स्टार्ट कर दी थी, अपना वर्चस्व दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया था। जो अमेरिका के सपोर्टिव कंट्री थे, जिनने दलील दी थी कि ये 2 एटॉम बम गिराना जरूरी था, अगर उस टाइम पे ये नहीं गिराए जाते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पता नहीं और कितने साल चलता और विश्व को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो इसलिए युद्ध को खत्म करने के लिए ये डिस्ट्रक्शन जरूरी था, बहुत ज्यादा आवश्यक बन गया था। लेकिन इसी के अपोजिट जो कि इस आक्रमण के खिलाफ थे, उन्होंने कहा था कि जापान अपनी हार मान चुका था और वो अपने आप को सरेंडर करने ही वाला था, तो इतने बड़ी डिस्ट्रक्शन को अमेरिका की जरूरत नहीं थी। लेकिन अमेरिका ने ये क्यों किया था? अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए कि वो क्या करने की हिम्मत रखता है, और इसके जवाब में कोई भी देश खुलकर मतलब विरोध नहीं किया था इस बात का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो वर्चस्व का स्थान था वो 1945 से स्टार्ट हो गया था। लेकिन यूएसएसआर दूसरा ग्रुप होने के कारण वो इस चीज को मतलब ओपनली दिखा नहीं पाया। लेकिन अब जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गई, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, अब उसके पास कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो विश्व का एक बड़ी महाशक्ति बन चुकी है और अकेले विश्व की महाशक्ति बन चुकी है। तो कहते हैं अब जो है वो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अपना दबदबा, अपना वो कायम रख सकता है, अपने जो दबाव है, अपना जो प्रभाव है, उससे दूसरों को प्रभावित
कर सकता है। तो यहीं से उसका जो वर्चस्व का दौर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि अब हम यहाँ पे बात करें कि अमेरिका ने कैसे कैसे कब का अपना वर्चस्व का प्रदर्शन किया है। तो आपको पता होगा कि जो ईरान और इराक है एक दूसरे के पड़ोसी देश है और उनके संबंध क्या है शुरू से ही खराब रहे हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हम कह सकते हैं। अब हुआ क्या, जो ईरान था वो यूएसएसआर ग्रुप का मेंबर था, यानी कि उसने यूएसएस ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। सीधी सी बात है, ईरान का जो झुकाव था, जो उसका लगाव था, वो जो यूएसएसआर के साथ था। तो दूसरा जो देश था इराक, उसको किसका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि विश्व में उस टाइम दो ही महाशक्ति थी, यूएस या यूएसएसआर। अब ईरान का सपोर्ट किसके तरफ है, यूएसएसआर के तरफ। तो यूएसएसआर का सपोर्ट भी जाहिर सी बात है ईरान के तरफ होगा। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो इराक है उसको ऑटोमेटिकली किसका सपोर्ट मिल जाएगा, यूएस का, क्योंकि वह दो महाशक्ति थी, जो एक ग्रुप को ज्वाइन करता, दूसरा उसको ऑटोमेटिकली अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता था। तो इस तरह से अमेरिका ने इराक की काफी टाइम पे बार बार जब भी उसको जरूरत पड़ी उसने उसकी मदद करी। 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गई, तो अब ईरान को वहां से सपोर्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अमेरिका को भी कोई जरूरत नहीं लगी कोई इराक को सपोर्ट करे, और वो भी उसके साथ सपोर्ट उसने खत्म कर दिया। इसी बीच 1 अगस्त 1992 को इराक ने क्या करा, कुवैत पे आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे उसके जो एरिया को ऑक्यूपाई करने लगा। कुवैत ने इसकी शिकायत अमेरिका से जाके की और उसने कहा कि इस इराक को समझाए कि वो अपनी आर्मी को वापस कर ले और इस वॉर को खत्म कर दे। इराक को पूरी उम्मीद थी, अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि इराक उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले कई बार इराक की मदद की थी। तो वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम, जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने इराक के राष्ट्रपति को समझाया कि वो इस एग्रेशन को खत्म करे और इस वॉर को वापस ले ले। लेकिन इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन उस टाइम थे, उन्होंने इस बात से मानने से इनकार कर दिया और वॉर को कंटिन्यू रखे। इस बात से अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा और उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगा, अमेरिका पे वॉर करेगा, अमेरिका को उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके लिए उसने यूएन की परमिशन ली और अमेरिका के साथ 34 और देश उसको कोलैबोरेट हो गए, मिल गए इराक पे वॉर करने के लिए। कहने को तो 34 कंट्री थे एक साथ, लेकिन कहा जाता है कि इसमें अकेले अमेरिका के 75% आर्मी थी और यूएन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता था। इसमें 34 देश एक साथ मिलकर उन्होंने इराक पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। हालांकि सद्दाम हुसैन ने उस टाइम पे बड़े बड़े दावे किए थे कि वो 34 देशों पे अकेला भारी पड़ेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, करारा जवाब देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इराक को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। वो बहुत बुरी तरह से परास्त हो गया इस वॉर में। तो कहा जाता है कि इस वॉर से अमेरिका को न केवल इराक का मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिला, बल्कि अपनी मिलिट्री पावर का, सेना का वर्चस्व दिखाने का भी मौका मिला, क्योंकि इस वॉर में अमेरिका ने बहुत ही स्मार्ट बॉम्ब को यूज किया था, बड़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज की थी, पूरे विश्व को दिखाया था कि कितने उसके पास महाशक्ति के रूप में उसके पास टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके वो किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है और जीतने की क्षमता रखता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग अपने घरों में बैठ के इस वॉर को लाइव टेलीविजन पे देख रहे थे। इसीलिए इस वॉर को वीडियो गेम वॉर या टेलीविजन वॉर भी कहा गया है, क्योंकि आज से पहले लोगों ने वॉर को अपनी आंखों से इस तरह से लाइव कभी भी नहीं देखा था। दूसरा, कहा जाता है कि अमेरिका को एक तरफ तो अपनी सेना का वर्चस्व दिखाने का मौका मिला, पूरे विश्व को डराने का मौका मिला कि अमेरिका के पास क्या टेक्नोलॉजी है, उसके पास इतनी अच्छी इक्विपमेंट है, बॉम्ब है, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका किसी भी देश पर वॉर करके उस पर जीतने की हिम्मत रखते हैं और कोई भी सामने वाला देश उसके जवाब में मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा, कहते हैं कि जितना अमेरिका को इस वॉर में खर्चा हुआ उससे कहीं ज्यादा उसने अपने मित्र राष्ट्रों से धनराशि वसूल की। तो यहाँ पे भी उसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा फायदा ही हुआ, यानी कि इकोनॉमिकली भी उसने गेन किया और वर्चस्व से भी उसने अपने आप को पूरे विश्व में प्रभावित किया। तो ये दोनों ही तरीके से अमेरिका को इस वॉर में क्या हुआ, फायदा ही मिला और इसी को फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये वॉर अमेरिका जीत चुकी थी। जो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश, वो एक तरह से पहली गल्फ वॉर लड़ी थी, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और वो पूरी तरह से बड़ी जीत उन्होंने हासिल कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब 1992 में अमेरिका में इलेक्शन हुआ, वो अपनी पॉपुलैरिटी को बचा नहीं पाए
और वो इस इलेक्शन में हार गए। आपको पता होगा कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि यहाँ पे 2 ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। तो जो जॉर्ज H.W. बुश थे वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, जो कि इस टाइम इलेक्शन में प्रेसिडेंट का पोस्ट वो हार चुके थे। अब यहीं से स्टार्ट होता है क्लिंटन का दौर भी कह सकते हैं, कि अब जो राष्ट्रपति बने थे वो दूसरे पार्टी के नेता थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, और 1992 में उन्होंने इलेक्शन जीत लिया था। और कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता थे उनके जो इश्यूज होते वो सॉफ्ट इश्यूज पे ज़्यादा वो फोकस करते, जो इंटरनल उनके खुद के जो मतलब इश्यूज होते उन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि डेमोक्रेसी को कैसे एक्सपेंड किया जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज थे, विश्व व्यापार के इश्यूज थे, उन सब पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया रेदर देन कि वो हार्ड इश्यू मिलिट्री पावर को वर्चस्व दिखाना। बट ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन है उन्होंने अपने सेना का जो वर्चस्व का प्रभुत्व का उन्होंने मतलब प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ज़रूरत आने पे किया उन्होंने इस चीज़ का प्रदर्शन। तो 1992 से उनकी जो दौर था स्टार्ट हुआ था, वो 2 बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुने गए, यानी कि 8 साल के दौर को बिल क्लिंटन का दौर भी कहा जाता है। तो अब आपको बताऊंगी किस तरह से उन्होंने अपने सॉफ्ट इश्यूज पे फोकस किए। लेकिन जब 1998 में केनिया और तंजानिया, जो कि यहाँ पे यूएस की एम्बेसी थी, वहां पे अलकायदा ग्रुप ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इस अटैक के जवाब में अमेरिका के जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, इनफाइनाइट रीच। इस ऑपरेशन के तहत जहां पे भी उन्हें अलकायदा ग्रुप के ठिकानों की संदेह होता था वहां पर क्या करते, उन्होंने सीरीज ऑफ अटैक किए। कहा जाता है कि इस अटैक में जो टेररिस्ट थे वो तो टारगेट हुए ही हुए, कुछ मासूम जो नागरिक थे उन लोगों को भी काफी नुकसान बहुत ज्यादा पहुंची। और उस टाइम अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ना तो उन्होंने यूएन की परमिशन की वेट की और ना ही कोई इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने मतलब केयर की। तो ये दोनों ही बातें उन्होंने क्यों अवहेलना की, क्योंकि विश्व की महाशक्ति है और वो अपने विश्व की महाशक्ति होने के नाते जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। और पूरा विश्व, जब कोई भी देश उनके अगेंस्ट मतलब ओपनली बोल नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका इतना ज्यादा ताकतवर देश है, पूरे विश्व में उन्होंने अपना इतना वर्चस्व दबदबा कायम कर रखा है कि कोई भी देश क्योंकि उनके पास इतनी हाई लेवल की मिलिट्री पावर है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि अगर अमेरिका किसी पे भी अगर वॉर कर दे तो शायद क्या, जाहिर सी बात है कि अमेरिका के मुकाबले कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता। और यही रीजन है अमेरिका ने कई बार अपनी मनमानी भी की है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से विश्व की महाशक्ति होने के नाते उन्होंने कई बार अपनी मनमानी भी की है और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने वॉर तक को प्रमोट किया है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी है। आगे के जो मेन टॉपिक के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।